Hello my champions, welcome to second part of issue of shares. So today we gonna start with, मैंने लास्ट टाइम आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताया था दैट हाउ कंपनी फंक्शंस, कंपनी पैसा कैसे लेकर के आती है, एंड नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको उसमें ही वीडियो में बताया था दैट कि शेयर्स क्या होते हैं एंड शेयर्स से कंपनी, शेयर का पर्पस क्या होता है एंड शेयर से कंपनी कैसे फंड रेज करती है। लाइक मैंने आपको लास्ट टाइम, अगर आपको एग्जांपल याद होगा, तो दैट कंपनी ने पैसा कैसे इकट्ठा किया था, दैट शेयर्स इशू करे थे एंड डिफरेंट पर्सन्स थे, ये सब अब इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, इनके अपने बैकग्राउंड्स होंगे, अपनी इनकम होगी, सबकी अपनी अपनी लिमिट के हिसाब से कंपनी ने इनसे पैसा रेज कर लिया था। तो दैट्स हाउ कंपनी फंक्शंस। लेकिन अगर फिर भी एक छोटा सा और डिटेल में बताऊँ कि कंपनी पैसे कैसे कलेक्ट करती है, तो सपोज़ ये एक कंपनी है ABC लिमिटेड। अब ये कंपनी जाती है मार्केट में एंड ये क्या लेकर के आती है, कंपनी लेकर के आती है प्रॉस्पेक्टस। दिस प्रॉस्पेक्टस इज़ नथिंग, एक टेक्निकल टर्म है, प्रॉस्पेक्टस इज नथिंग जस्ट लाइक एक एडवर्टाइजमेंट लाइक जिसमें कंपनी, इसमें एक बैनर सा टाइप समझ लो इसको, इसमें कंपनी सारे अपनी चीज़ें लिखती है दैट क्या पर्पस है, कितना अमाउंट रेज कर रही है, इस अमाउंट को कहाँ यूज़ करने वाली है, वो सारी चीज़ें। सो जो भी पर्सन इसको पढ़ करके इंटरेस्टेड लगेगा वो कंपनी में सीधे अप्लाई कर देगा। तो दैट्स हाउ पूरा शेयर से कंपनी का मतलब, कंपनी हाउ शेयर्स इशू कैसे करती है, ऐसे करती है। लाइक कंपनी जाएगी, अपना एक प्रॉस्पेक्टस लेकर के जाएगी। दिस प्रॉस्पेक्टस इज़ नथिंग जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट टाइप का, एक प्रॉपर सा बुकलेट कह लो या फिर एक फाइल कह लो, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि कंपनी का कहाँ पर्पस है, उसकी क्या प्रॉफिट्स रहे हैं पहले, कैसे ऑपरेशंस चल रहे हैं, वो सारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब कंपनी ये प्रॉस्पेक्टस इशू इसलिए करती है सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को एंगेज कर सके और इंड्यूस कर सके कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। तो प्रॉस्पेक्टस डिज़ाइन करना इज़ वेरी क्रूशियल स्टेप, बिकॉज इसी के बेस पे हमारे पास क्या आने वाले हैं, फंड्स आने वाले हैं। और फंड्स कैसे आने वाले हैं, जो भी लोग इस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ेंगे, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड दिखाएंगे, वो कंपनी पे अप्लाई कर देंगे कि हमें इतने शेयर्स चाहिए। सो ये बहुत बेसिक चीज़ है। व्हाट आई वांट टू टेल यू नाउ इज़ कि अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल। सो देयर आर, अगर मैं बोलूँ तो 5 टाइप्स की कैपिटल है जो मेरे को आपको सिखानी है इस चैप्टर को जनरल एंट्रीज पास करने के लिए। इस चैप्टर में आपको हेल्पफुल होगी। वो है सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, देन आती है आपकी सब्सक्राइब, बाद में पहले इशूड कैपिटल, देन आती है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, देन कॉल्ड, और फिर लास्ट वाली आ जाती है कॉल्ड कैपिटल, मान लो उसको, अनकॉल्ड कैपिटल। सो ये मेरे को आपको सिखाना है बेसिकली। अब ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, आपको पता है जब भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है ना, आपको पता है कि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस होती है। तो जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो हमें ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि कंपनी का पापा है एक तरीके से कह लो, जो फादर है कंपनी के, उसको हमें बताना पड़ता है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल क्या होगी। मैक्सिमम कैपिटल एक लिमिट बतानी पड़ती है। इसका कुछ काम नहीं होता है, इट्स जस्ट बुक में हमारी एक लिमिट हो जाती है कि हमारी जब भी हम बार बार कैपिटल रेज करेंगे, मतलब ऐसे तो कंपनी जो ये प्रोसेस है कितनी बार भी फॉलो कर सकती है। कंपनी ने पहले 1000 रुपये की रेज़ करे ऐसे शेयर के फॉर्म में, फिर कंपनी को लगा कि एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, कंपनी ने फिर 1000 रुपये रेज़ करे, फिर कंपनी को लगा कि एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, कंपनी 10,000 रेज़ करे। तो ऐसे करके कंपनी कितने भी रेज़ कर सकती है। तो इस वजह से ROC ने बस एक लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा कंपनी रेज़ नहीं कर सकती है। अब ये ऐसे रेज़ करते करते मान करके चलो कंपनी की 1 लाख रुपए हो गई है टोटल कैपिटल, तो ऐसे करके तो कितने भी बढ़ सकती है। इसीलिए कंपनी ROC ने क्या करा है, एक लिमिट लगा दी है विच इज़ ऑथराइज कैपिटल, जिसका नाम रखा है ऑथराइज कैपिटल। अब ये लिमिट बाद में चेंज भी कर सकते हो आप। जैसे स्टार्टिंग में आप बिजनेस आपका छोटे लेवल पे कर रहे थे, आप एक ही स्टेट में कर रहे थे, तो आपने मान कर चलो 1 लाख रुपये सेट कर दी लिमिट। फिर आपको लगा कि यार 1 लाख रुपये तो मैंने इसी स्टेट में रेज़ कर लिए एंड मेरा बिज़नेस इतना बड़ा हो गया कि मेरे को एक्सपैंड करना है, दूसरे स्टेट्स में जाना है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ROC के पास जा करके ऑथराइज कैपिटल की लिमिट फिर से बढ़ा भी सकते हो। सो दिस इज़ जस्ट कैपिटल जो बुक्स में होती है। अब इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आपने मार्केट में इशू कर रखी होती है। अब सपोज़ एक कंपनी है, उसकी ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख रुपये, मैक्सिमम कैपिटल वो रेज़ कर सकता है 1 लाख रुपये। ये ABC कंपनी है, मान करके चलो ये दिल्ली में काम कर रही है एंड इसकी मैक्सिमम कैपिटल है 1 लाख रुपए। लेकिन अभी
एकदम से इसको क्या करेगी 1 लाख का? इसके पास कुछ ऐसे वो है ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं जहाँ पे सीधे 1 लाख रुपए रेज़ कर ले। अब आइडल फंड्स पड़े रहेंगे कंपनी में, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसे इकट्ठे करती है। सपोज़ अभी कंपनी के पास कोई कंपनी को अपॉर्चुनिटी दिखी, उसने 1000 रुपीज़ रेज़ कर लिए। फिर कंपनी को बाद में 1-2 साल बाद फिर से रिक्वायरमेंट लगी कि यार अभी रेज़ कर लेते हैं फंड्स, क्योंकि मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है मार्केट में। लाइक कुछ भी हो सकता है जिसमें कंपनी बिजनेस करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है। तो फिर कंपनी ने 1000 रुपीज़ रेज़ कर लिया। ऐसे करके जो 1000 रुपीज़ रेज़ किया, ये 1000 रुपीज़ रेज़ किया, ये बोलते हैं हम इसको इशूड कैपिटल, कि कितनी कैपिटल हमने मार्केट में इशू करी हुई है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब सपोज़ कंपनी ने इशू तो 2000 रुपीज़ कर दिया ऐसे टोटल। पहले एक बार 1000 करे तो सब लोगों ने ख़रीद लिए, दूसरी बार 1000 करे तो सिर्फ 900 लोगों ने ख़रीदे। तो यही होता है दैट कंपनी ने इशू तो करे, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार सारी कैपिटल। अब कंपनी ने 100 शेयर्स इशू करे थे लास्ट टाइम, अगर मैं आपको बताऊं, आपको ये एग्जांपल याद हो तो इस टाइम पे कंपनी ने क्या किए थे, 100 शेयर्स इशू करे थे। तो 100 के 100 शेयर्स खरीद लिए थे, क्योंकि 20 दिव्या ने खरीदे थे, 30 अमन ने खरीदे थे, 10 आर्य ने खरीदे थे, 10 आकर्ष ने खरीदे थे एंड 30 अमित ने खरीद लिए थे। अब सपोज़ अगर अमित सिर्फ 20 शेयर्स खरीदता तो हमारे पास 10 शेयर्स क्या रह जाते हैं, अनसोल्ड रह जाते हैं कंपनी के। तो ये अनसोल्ड शेयर्स को ही क्या बोलते हैं, लाइक ये आइडल शेयर्स हैं। सो वही कि हमने जितना इशू करा है उसमें से कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, शेयर्स कितने लोगों ने ले लिए हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर। तो अगर हम इसको मान करके चलें कि टोटल शेयर जो इशूड हैं, इशूड में से कितने लोगों ने शेयर को परचेज़ कर लिया है कह सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब कर लिया है। अब जैसे मैंने वीडियो डाली यूट्यूब पे, जो कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप में से बहुत सारे लोग इसको देखेंगे भी, लेकिन देखने के बाद सब्सक्राइब कुछ ही लोग करेंगे। तो दैट्स हाउ सब्सक्राइब कैपिटल इज़ लाइक इशूड कैपिटल। मैंने इशू तो सब में कर दिए वीडियो, लेकिन उसमें से सब्सक्राइब किसी लोगों ने किया है। तो यही होता है कि ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, इशूड कैपिटल कि मैंने कितनी कैपिटल अभी इशू करी है मार्केट में, एंड सब्सक्राइब कैपिटल इज़ कितनी कैपिटल लोगों ने खरीद लिया, दैट इज़ सब्सक्राइब कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल को समझाने से पहले, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ दैट हाउ कंपनी कंपनी रेज़ कैसे करती है फंड शेयर्स की फॉर्म में। अब जो कंपनी शेयर्स की फॉर्म में पैसा रेज़ करती है ना, सो सपोज़ मान करके चलो एक ये शेयर है, ठीक है, इस शेयर की वैल्यू है एट द ₹10 और कंपनी ने 100 शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, इस कंपनी को बनाना है यहाँ पे ब्रिज। अब ये ब्रिज बनेगा 8 से 10 साल के टाइम में, ठीक है। तो कंपनी ने उसके लिए ये 1000 रुपीज़ रेज़ करे थे, उन्होंने 10 रुपीज़ के शेयर्स इशू करे और ये 1000 रुपीज़ में ब्रिज बन जाएगा। अभी ब्रिज जो बनेगा ये 8 से 10 साल में बनेगा। तो कंपनी फर्स्ट ईयर में जब शेयर इशू करेगी तो कंपनी के पास फर्स्ट ईयर में ये 1000 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि कंपनी के पास जो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कंपनी को तो ये 1000 रुपीज़ 8 से 10 साल में यूटिलाइज़ करना है ना। तो दैट्स वाई कंपनी क्या करती है, एक ही बारी में सारा पैसा नहीं इकट्ठा करती है। कंपनी जो इस शेयर्स है, इस अमाउंट को भी ब्रेक डाउन कर देती है कि मैं पहले साल में कुछ अमाउंट लूँगी, फिर सेकंड ईयर में कुछ अमाउंट रेज़ करूँगी, थर्ड ईयर में कुछ अमाउंट रेज़ करूँगी। तो वो कैसे करती है कंपनी। अब जो शेयर का ये 10 रुपीज़ है, कंपनी शेयर के अमाउंट को भी ब्रेक डाउन कर देती है स्मॉल पार्ट्स में। सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन, फिर कर देती है अलॉटमेंट के नाम से, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब ऐसी कॉल्स कितनी भी हो सकती हैं, बट मेन चीज़ यही है। अब इसका मतलब, मेरा क्या कहने का मतलब है आपको, मान करके चलो ये 5 रुपये है, ये 2 रुपये है, 1 रुपये है, ये 2 रुपये। सो कंपनी को कितना लेना है, एक शेयर पे 10 रुपये लेना है, लेकिन वो 10 रुपये क्या कर रही है, पहले साल में नहीं ले रही है, वो ब्रेक डाउन करके ले रही है कि कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे लेगी 5 रुपये, अलॉटमेंट के टाइम पे लेगी 2 रुपये, फर्स्ट कॉल के टाइम पे लेगी 1 रुपये और सेकंड कॉल के टाइम पे लेगी 2 रुपये। अब इसको ये चीज़ें होती क्या हैं, इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा एक और अच्छे से केस स्टडी में बताता हूँ। देखो, ये कंपनी थी, ये कंपनी मार्केट में गई, ये कंपनी थी मार्केट में गई, इसने इशू करे शेयर, ठीक है। ये थी मार्केट। इस मार्केट में ये एक पर्सन था जिसका नाम था सागर।
ये सागर ने कंपनी का ये प्रॉस्पेक्टस पढ़ा और देखा कि मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स क्या हो रहे हैं, बिक रहे हैं। तो कंपनी को लगा कि सागर को लगा कि दैट आई एम इंटरेस्टेड। तो अब सागर परचेज़ कैसे करेगा शेयर? तो सागर एक एप्लीकेशन लिखेगा, इसको ऐसे मान करके जो सागर एक एप्लीकेशन लिखेगा। एक्चुअल प्रोसेस बहुत अलग होता है, ऑनलाइन हो जाती है सब चीज़ें, बट इसको ऐसे मान करके जो सागर एक एप्लीकेशन लिखेगा, एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन में जो कंपनी ने अमाउंट मांगा होगा वो दे देगा, और वो अमाउंट देने के बाद वो किसको दे देगा? वो कंपनी को दे देगा। उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी। तो दिस एप्लीकेशन इज़ ये वाली एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पे मान करके चलो सागर ने कितने 10 शेयर्स, 10 तो टोटल, हाँ 100 शेयर्स है ना। तो मानो सागर ने अप्लाई किया 10 शेयर्स के लिए। अगर सागर ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको एप्लीकेशन देते हुए यहाँ पे कितना अमाउंट देना पड़ेगा? क्योंकि एप्लीकेशन पे एक शेयर पे 5 रुपये देना है। कंपनी ने मांगा है ना, दैट ये 10 रुपये को ब्रेक डाउन कर दिया है कि एप्लीकेशन पे 5 रुपये आएगा एक शेयर का। तो अब ऐसे ही ये सागर एप्लीकेशन पे कितने रुपए देगा? 50 रुपये देगा। वो एक एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे 50 रुपये कंपनी को डिपॉजिट करा देगा और एप्लीकेशन पे लिख देगा दैट मुझे 10 शेयर्स चाहिए आपकी कंपनी के, ये मेरा वो है एड्रेस है और ये मेरी डिटेल्स हैं। तो दैट्स हाउ एक पर्सन अप्लाई करता है। तो अप्लाई कर रहा है जब वो, तो तब वो एप्लीकेशन दे रहा है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलते हैं और अच्छे से। सो कंपनी इशू मार्केट से सागर ने क्या भेज दी है? एप्लीकेशन अलॉन्ग विद 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ क्यों भेजें? क्योंकि कंपनी ने मांगा था कि अगर आप में से कोई भी अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते टाइम ही मुझे 50 रुपीज़ भेज देना। अब कंपनी सागर ने ऐसे अप्लाई कर दिया। ऐसे ही और भी लोग होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, कंपनी को एप्लीकेशन भेजी होगी। ठीक है, अब जब एप्लीकेशन आ जाती है कंपनी के पास तो कंपनी के ऊपर डिसीजन होता है। कंपनी या तो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले या फिर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। अब सागर की मान लो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो सागर की जो एप्लीकेशन थी और सागर को 50 रुपये आए थे, ये रिजेक्ट हो गई, तो कंपनी क्या करेगी? उसका जो 50 रुपये है इसको रिफ़ंड कर देगी। इस केस में क्या हो जाता है, अगर रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा? रिफ़ंड। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर ली कंपनी ने इसने जो एप्लीकेशन दी थी कि मुझे 10 शेयर्स चाहिए और कंपनी ने इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो कंपनी इसको क्या कर देगी? शेयर अलॉट कर देगी। अलॉट करना मतलब शेयर इसके नेम करना, इसके नेम पे ट्रांसफ़र करना। यू गेटिंग इट? कि सागर ने कितने शेयर्स की डिमांड करी थी? 10 शेयर्स की डिमांड करी थी। एंड कंपनी को लगा कि ठीक है, सागर ने 10 शेयर की डिमांड करी थी, मैं इसका ऑफ़र जो है, इसकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और कंपनी ने उसको शेयर्स क्या कर दिया? अलॉट कर दिए। तो यानी शेयर इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो सागर है वो 10 शेयर्स का क्या हो गया है? ओनर बन गया है। अब ये जो अलॉट कर रहे हैं शेयर्स, तो कंपनी इस अलॉटमेंट पे पैसा मांगती है। अब कितना पैसा मांगेगी कंपनी इस अलॉटमेंट पे? इस अलॉटमेंट पे कंपनी मांगेगी 2 रुपये, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने क्या प्राइस रखा है? सेट किया है 2 रुपये। सो नाउ जो कंपनी, अब जो सागर है उसने 10 शेयर्स लिए थे, तो वो अलॉटमेंट के टाइम पे कितना देगा? 20 रुपीज़ देगा। यू गेटिंग इट? अब अलॉटमेंट के टाइम पे वो कंपनी को कितना देगा? 20 रुपीज़ देगा। अब मान करके चलो कि कंपनी ने सागर को, अब वैसे अगर इन जनरल देख करके चलें तो एक शेयर जो है 10 रुपये का है, और सागर ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 10 शेयर्स के लिए। तो सागर को टोटल अमाउंट कितना देना है? टोटल अमाउंट सागर को कितना देना है? टोटल अमाउंट सागर को देना है 100 रुपीज़, क्योंकि एक शेयर 10 रुपये का है और उसने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और 10 शेयर का ओनर बना है ना। तो टोटल उसको कितना 100 रुपीज़ देना है। लेकिन उसने अभी तक पैसा कितना दिया है? 50 रुपये उसने एप्लीकेशन पे दे दिया है, एप्लीकेशन के टाइम पे जब वो एप्लीकेशन लिख रहा था, और जब कंपनी ने उसके नाम पे शेयर करे अलॉटमेंट तब उसने 20 रुपये दे दिया है। तो अभी उसने टोटल कितना रुपये दिया है अभी तक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिला करके? 70 रुपीज़। लेकिन उसको टोटल अमाउंट कितना देना है? 100 रुपीज़। अब वो 100 रुपीज़ कब देगा? ये 100 रुपीज़ कब देगा? अब सपोज़ करो कि ये जो कंपनी का जो ये ब्रिज बनाने वाला प्रोजेक्ट था ये अभी चल ही रहा है। अब जो 5th ईयर है, 5th ईयर में कंपनी को लगा कि यार मेरे को फिर से फंड्स की रिक्वायरमेंट हो गई है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी फर्स्ट कॉल कर लेते हैं, यानी फिर से लोगों से पैसा मांगने के लिए बोलेगी। लाइक जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, अब क्या है कि कंपनी ने जिन को शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, यानी वो कंपनी के ओनर्स बन गए हैं, पर उन ओनर्स ने अभी पूरा पैसा कहाँ दिया है? इसने तो 70 रुपीज़ ही दिया है सागर ने, उसको देने तो 100 रुपीज़ थे। तो वही है कि अब इसने
पूरा पैसा नहीं दिया है तो कंपनी सोचेगी कि इन लोगों से मेरा अभी कितना रुपये बचा हुआ है, 30 रुपये बचा हुआ है, तो मैं अब फर्स्ट कॉल कर लेती हूँ। अब फर्स्ट कॉल कंपनी ने करी तो उसने फिर 10 रुपये मांग लिए। अब जब सेकंड कॉल करेगी तो फिर 2 रुपये यानी कि 20 रुपये और मांग लेगी, तो ये टोटल हो गए 30 रुपये। 30 रुपये रेज़ कर लिए फर्स्ट कॉल के टाइम पे। मान लो ये 5th ईयर में उसने करी है और ये 8th ईयर में कर दी है कॉल। कंपनी ने 8th ईयर में सेकंड कॉल करी और बोला कि यार सेकंड कॉल करी और बोला कि अब मुझे पैसे दे दो जो भी रिमेनिंग है। तो ऐसे ऐसे करके जब जब कंपनी ने मांगा तब तक इन शेयर होल्डर ने, जो कि क्या बन गए थे, ओनर बन गए थे, उन्होंने क्या किया, पैसा दे दिया कंपनी को। तो देखा आपने इस केस में पूरा क्या हुआ। कंपनी लेना चाहे तो एक ही बारी में सागर से 10 इंटू में 10 रुपीज़ करके 100 रुपीज़ ले सकती थी, लेकिन कंपनी ने सोचा कि यार मैं पहले साल ही 100 रुपीज़ ले लूँगी तो मैं उसका क्या करूँगी। इसलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सागर से बोला कि तू पहले मेरे को एप्लीकेशन पे 50 रुपये दे दे, फिर जब मैं अलॉटमेंट तेरे नाम पे शेयर कर दूंगी तब तू मेरे को 20 रुपये दे दिया, और जब मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं फर्स्ट कॉल करूँगी तब मेरे को 10 रुपये दे दिया, और फिर जब मैं सेकंड कॉल करूँगी जब मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब तू मेरे को 20 रुपये दे दियो। तो ये कंपनी की मर्ज़ी के ऊपर होता है। लेकिन जो पहला पैसा होता है एप्लीकेशन का, वो क्या है, वो पर्सन खुद देता है, सागर खुद देता है। अब इसको एज ए केस स्टडी बना करके मैं समझाता हूँ आपको। एक काम करते हैं, वो केस स्टडी आपको नेक्स्ट पार्ट में आता है। तो 15 मिनट की हो गई है वीडियो, सो नेक्स्ट पार्ट में आपको केस स्टडी कराता हूँ और उसके बाद आपको कॉल्ड और अनकॉल्ड कैपिटल का भी पार्ट जो है रैप अप कर देंगे। देन वी विल मूव टू द जनरल एंट्री वाले सेक्शन पे।